तो मेरी कहानी समझने के लिए आपको मेरे साथ मेरे बचपन चलना पड़ेगा थोड़ा। मेरी जिंदगी के अनुभव आपके साथ बांटता हूँ ताकि आप भी समझ सकें मैं कहाँ से आ रहा हूँ और क्यों जो करता हूँ वो करता हूँ। तो पैदाइशी बम्बई की है। मम्मी डैडी बहुत प्यारे लविंग किस्म के लोग हैं। 2 बहनें, बड़ी बहनें हैं और हम बिज़नेस फैमिली से आते हैं। तो शुरू से ही व्यवसाय या व्यापार देखने को मिला बड़ी करीबी से। और छोटा था बचपन से ही मुझे जिज्ञासा बड़ी। इनफैक्ट मम्मी बड़ा परेशान रहती थी कि भाई तू क्वेश्चंस बहुत पूछता है, थोड़ा कम कर। हम पिक्चर देखने जाते थे तो भी वो कहती थी यार तू और किसको देखने नहीं देता है, थोड़ा कम बोला कर। तो ये जिज्ञासा बहुत ज़रूरी चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इसलिए इसकी बात करता हूँ। मैं जिद्दी भी बहुत था। तो एक बार कोई बात ठान ली ना, फिर मेरा मन कोई नहीं बदल सकता था जब तक वो चीज़ हासिल नहीं हो जाए। तो इसी जिज्ञासा और इसी जिद को लेके बड़े हुए। 2-3 चीज़ ट्राई किए बचपन में। बिजनेसेस भी ट्राई की क्योंकि बिजनेस फैमिली से थे तो क्यों ना। पिताजी को देख के बड़ी प्रेरणा मिलती थी तो उनकी तरह हम भी चल पड़े। लेकिन फेलियर हुई शुरू में। फिर मैंने कोशिश की पिताजी के साथ 2 साल काम करने की। फैक्ट्री गया उनके साथ, कॉलेज में था उस वक्त। 2 घंटे एक वक्त एक ट्रेन से जाता था फैक्ट्री, 2 घंटे ट्रेन पकड़ के वापस आता था। मज़ा नहीं आया। लेकिन तो अभी सोचा क्या करें। तभी एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया यूरोप मेडअप्स, कॉटन मेडअप्स एक्सपोर्ट करने का। तो लग गए जोर से, जोश से, जुनून से कि ये काम करके दिखाएंगे। तो क्या हुआ कि पैसे नुकसान हो गए। वो काम तो किया हमने लेकिन नुकसान हो गया। तो क्योंकि बचपना था और अभी तक कच्ची उम्र थी तो हमने ये नहीं सोचा कि हम में कुछ खराबी है, बल्कि ये सोचा कि ये देश में ही खराबी है। तो फिर पिताजी से कहा कि भाई हम यूरोप जाके कुछ काम करेंगे। तो एक बैग लेके यूरोप निकल पड़ा। वहाँ पर 6 महीने बिताए, वहाँ भी फेल हो गए। फिर समझ में आया कि यूरोप में ही कुछ खराबी है। तब भी अकड़ू टाइप के थे तो अपने आप को दोष नहीं दिया। तो वहाँ से फिर यूएस निकल गए, वहाँ भी कोशिश की, कुछ बना नहीं। तब समझ में आया, और ये एक दूसरा सिद्धांत है जो ज़रूरी है समझना, कि आपको नियम तोड़ने से पहले नियम समझना ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी पहला सिद्धांत कहूँगा बल्कि है। तो 3-4 बार फेलियर हो गई तो कहा अपने आप से शायद पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी, यूएस में रहेंगे और कहीं काम करेंगे तो कुछ नियम सीखने मिलेंगे। फिर वहाँ से ग्रेजुएट हुए। तो ग्रेजुएशन के बाद काम मिला और ये .com का क्रेज़ चल पड़ा था तो बहुत काम बढ़ा। मैं भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा कंपनी में और करोड़ों रुपये नाम हो गए बड़ी बारीक उम्र में। स्टॉक्स मिलते थे, शेयर्स मिलते थे उस वक्त यूएस में। इंडिया में तो आज मिलने लगे लेकिन उस वक्त यूएस में मिलते थे। लेकिन फिर 2000 में पूरा इम्प्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन नहीं, .com बस्ट हो गया और इंटरनेट की सारी कंपनियां ठप हो गई। साथ में हम भी ठप हो गए और जो पैसे कमाए थे ना कि वो गए, साथ में उधार भी हो गया। तो बहुत मुश्किल हुई। छोटी उम्र थी तो मुश्किल तो हुई लेकिन एक भरोसा भी था। उम्र जब छोटी रहती है ना, हमको लगता है कुछ नहीं हो सकता है हमें, हम कैसे भी करके निकल जाएंगे, है ना। तो उसी तरह हमने भी ये सोचा। तो विश्वास था, एक जिज्ञासा पैदा हो गई थी। क्लासरूम में जो हादसे हुए थे उससे तो मेरी ज़िंदगी का मोड़ ही बदल गया था। खुद में ये विश्वास हो गया था कि अपनी नज़रिया भी कुछ होता है, सिर्फ औरों की सुन के नहीं करते हैं, अपनी बात भी सुनो। तो वो नज़रिया लेकर और वो विश्वास लेकर मैं फिर भारत लौटा। और ये एक और सिद्धांत है, विश्वास अपने आप में पैदा करो, क्योंकि विश्वास के बिना आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता है। तो फिर मैं भारत आ गया वापस, इंडिया, अपने देश। बी प्राउड इन योर ओन क्राउड कहते हैं, वैसे भी कुछ था नहीं। अमेरिका में तो सब खो ही चुके थे। तब मैं वापस आया तो कंज्यूमर इंटरनेट से मैं बहुत प्रभावित था क्योंकि यूएस में वो देखने को मिला, अमेरिका में। इंडिया में तब इंटरनेट भी बहुत ही कम था। तो मैं अक्सर कहता हूँ हमने इंटरनेट कंपनी तब शुरू की जब इंटरनेट ही नहीं था। तो हम लग गए कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी शुरू करने में। एक वेब डेवलपमेंट कंपनी थी, सत्यनेट सॉल्यूशंस हम कहते थे उसको। तो उससे हम दूसरों की साइट्स बनाते थे और उससे पैसे आते थे। और
कहते हैं ना कि अगर आप बहादुरी और अच्छाई के साथ काम करोगे तो ब्रह्मांड भी आपके साथ हो जाता है। तो वही करते करते ऐसा हुआ कि एक पंडित जी मिले, और वो शायद मेरा रिश्ता लेने आए थे या क्या करने आए थे, पापा के दोस्त बन के आए मेरे घर पे, ऑफिस में बल्कि, और कहने लगे कि आप ये देखो, बायोडेटा देखो। तो मैं समझ गया ये क्या करने आए। मैंने कहा भाई बायोडेटा वगैरह छोड़ो, तुम इसको इंटरनेट पे लगा देते हैं, लोग कहीं भी ढूंढ पाएंगे। तो उन्होंने तो बड़ी डरावनी नज़र से मुझे देखा, और फिर उसके बाद कभी मुझे मिले नहीं, लेकिन हमारे लिए एक आइडिया की पैदाइशी हो गई थी। तो हमने हमारे इंजीनियर्स को बोला भाई ये साइट बनाओ आप। तो एक साइट बनाई हमने, उसका नाम था सगाई.com, शादी.com भी नहीं था उस टाइम पे। और धीरे धीरे वो बढ़ने लगी, काम होने लगा, लोग आने लगे, और हमारे पास वैसे भी उस समय कुछ 25-30 लाख रुपए वो टाइम बहुत हुआ करते थे, और वो जमा हो गए थे दूसरों की वेबसाइट बनाते बनाते। तो अभी हमने सोचा अभी क्या करें भाई। तो ये सगाई.com काम बढ़ने लगा, लेकिन हमें एक डोमेन नेम ऐसा चाहिए था जो कि सबको याद रहे, और एक शादी.com करके डोमेन नेम मिल रहा था, और उसने मांगा हमसे 25 लाख रुपए, और पूरा हमारा बैंक बैलेंस ही वो था। तो अभी कैसे दे दें? तो एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, सोच में पड़ गए भाई कर पाएंगे कैसे करें, जितना पैसा कमाया आज तक सारा ही देना पड़ेगा। लेकिन तब इंस्टिंक्ट काम में आती है। अभी इंस्टिंक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक इंस्टिंक्ट ने कहा भाई ये काम कर दो। सबने सोचा हम पागल हैं, लेकिन वो इंस्टिंक्ट को लेके हमने वो डोमेन खरीद लिया, और उससे काम और बढ़। फिर थोड़ा जुगाड़ शुरू किया, और ये भी समझ में आया शुरू में हर काम में जुगाड़ तो बनता ही है। तो ईमेल स्पैम करने लगे लोगों को हजारों। वो टाइम स्पैम का नाम ही नहीं था, बल्कि आज स्पैम बोलते हैं, लेकिन उस वक्त तो करो आप। तो ईमेल करते थे। हायरिंग में बड़ी तकलीफ होती थी, कोई हमें ज्वाइन नहीं करना चाहता था। इंटरनेट कंपनी कौन ज्वाइन करेगा वो टाइम पे, राइट? और इंटरनेट टैलेंट ही नहीं था ये देश में, तो क्या करना। तो याद है मुझे कि हमें एक प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए था। तो एक लेडीज़ आई, PR जर्नलिस्ट हमारे पास इंटरव्यू करने, कि भाई बताओ आप इंटरनेट कंपनी बना रहे हो। और क्योंकि शादी का मामला था, लोगों को बड़ी रुचि रहती थी, क्योंकि एक कल्चरल इशू था। आप शादी पे इंटरनेट पे कराएंगे, ये कैसे हो सकता है? तो वो आ गई मुझसे बातचीत करने। तो मुझे लगा उससे बात करके कि भाई तुम्हें तो इसमें बड़ा इंटरेस्ट है इंटरनेट में, तुम इस काम को छोड़ो, मुझसे ज्वाइन कर लो। तो वो बन गई हमारी पहली PR या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस लड़की। उसी तरह एक दूसरे बंदे आए, वो भी इंटरव्यू करने आए, उनको हमने प्रोडक्ट मैनेजमेंट रख लिया। तो इसी तरह लोगों को बटोरते रहे, साथ करते रहे, साथ में कारवां बनेगा, आगे बढ़ेंगे, जो मिलेगा उससे ले लो, क्योंकि उस वक्त चॉइस नहीं था। आज तो चलो करोड़ों रुपए लेके लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, तो आप हायर कर सकते हो कितने भी पैसे देके, लेकिन उस टाइम वो ऑप्शन ही नहीं था। तो यही सब जुगाड़ वगैरह किया, काम बढ़ने लगा। 3-4 करोड़ रुपए महीने के नहीं बल्कि साल के कमाने लगे, और वही कस्टमर की फंडिंग लेके, ना कि VC की फंडिंग लेके हम बढ़ाने लगे हमारा काम। मौज मोबाइल इंडिया का पहला गेमिंग कंपनी हमने शुरू किया। मकान.com जो प्रॉपर्टी मार्केट प्लेस है वो शुरू किया। फिर 2007 में हमने वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लिया और काम और भी बढ़ाया, और हमने बड़े प्लान्स बनाए, बड़ा पैसा खर्चा किया, टीम बहुत बड़ी की, और हमें एक टर्म शीट भी मिल गई थी, और एक राउंड की हमारे पास उस वक्त के लिए $25 मिलियन आने वाले थे। आज का उसको समझ लो $200 मिलियन राउंड के बराबरी। तो हमने उस हिसाब से अपनी चादर बिछाई, लंबी चौड़ी, और क्या हुआ 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, और वो पैसा कभी आया नहीं। तो फिर से एक बार एकदम कामयाबी की चोटी पे पहुंच के हम आ गिरे खाई में, और बड़ी तकलीफ हुई। लोगों को फायर भी करना पड़ा, लोगों को काम से निकालना पड़ा, 1-2 बिजनेस यूनिट बंद करने पड़े, एक कंपनी को बाहर स्पिन आउट करना पड़ा। तो 2 साल बड़ी मेहनत की, लेकिन जो भी किया इंसानियत से किया। अगर लोगों को बाहर निकालना पड़ा तो उनको बराबर से उनके लिए नया काम ढूंढा, या तो उनको 6 महीने की पगार दी ताकि उनको तकलीफ ना हो। तो जो भी किया बड़ी इंसानियत से किया। और फिर एक बार
फिर हम कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ने लगे। 2010-11 तक काम फिर ठीक होने लगा। तब तक मैं एक एंजल इन्वेस्टर भी बन गया और काफ़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। आज तो 200 कंपनी से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। उसमें से 15-20 तो ऐसी है कि सभी जानते हैं। क्या कहते हैं, बड़ी खुशी महसूस होती है ये देख के कि ना कि हमने हमारी खुद की कंपनियां बनाई, लेकिन दूसरों की भी मदद की, साथ में हमारे लिए भी फ़ायदा हुआ। तो इससे एक और सीख मिलती है, एक सिद्धांत मिलता है कि ज़िंदगी कभी भी सीधी तरह नहीं जाती। ज़िंदगी की लाइन जो है वो कभी आगे है, कभी पीछे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। कामयाब और नाकामयाब लोगों में अक्सर परसिवियरेंस का ही फ़र्क होता है। ये सिद्धांत बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि बड़ी कंपनी और कामयाबी की चोटी चढ़ने में 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। तो हमने बात की नियम तोड़ने की, जिज्ञासा की, जुगाड़ की, जोश की। तो ये सब बहुत ज़रूरी है एक तरह से एक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, तभी आदमी आगे जा पाता है। लेकिन आपको सही में बहुत ऊंचा पहुंचना है और बहुत बड़ा काम करना है, तो इन सब क्वालिटी से भी एक और ऊंची क्वालिटी है, एक और सिद्धांत है जिसे कहते हैं मकसद। और मकसद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकसद के बिना आदमी लंबे अरसे तक मेहनत नहीं कर सकता है। तो हमने भी शादी.com बनाया तो बीच में समझने लगे, सोचने लगे कि हम क्यों कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो तो लोग समझ रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं शायद लोग नहीं समझ रहे हैं। सोच विचार के बाद हमने कहा कि हमारा मकसद होगा टुगेदरनेस। वो कंपनी का मकसद होगा, हमारे ब्रांड का मकसद होगा, जो भी काम हम करेंगे उसका मकसद होगा टुगेदरनेस। इंसान जो है कभी अकेला नहीं रह सकता है, वो हमेशा जुड़ना चाहता है, और हमारा काम हो गया इंसानों को जोड़ना। आज हम शादी.com कर रहे हैं, कल शायद और कुछ करें, कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक तरह से जोड़ना ही हो गया। तो जब हमें वो मकसद मिला ना, तो और ऊंची उड़ान भरने लगे। तो ये मकसद बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि जीवन की तरह बिजनेस या कंपनी बनाना, स्टार्टअप बनाना भी एक संघर्ष है। लेकिन इस संघर्ष को आप किस नज़रिए से देखते हैं, फ़र्क उसमें पड़ जाता है। अगर आप इसको एक खेल मान के इसमें बह जाते हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है, और अगर आप अपने आप में लिपट जाते हो तो फिर दुख ही दुख है। तो आपका नज़रिया बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी को, बिजनेस को, काम को एक खेल की नज़रिए से देखिए, उसमें मज़ा लीजिए। कभी ऊपर है, कभी नीचे है, लेकिन खेल जब होता है हम थोड़ी उसमें बह जाते हैं। अगर हार भी जाते हैं तो चलो दूसरा गेम आएगा कल। तो अगर हम हमारी देश में देखें आज और एंटरप्रेन्योरशिप को देखें, तो मेरा यह विश्वास है, मेरा यह मानना है कि हमारा खेल अभी शुरू हुआ है। मैं काफ़ी सालों से कह रहा हूँ कि देखना 2020 से 2030 तक इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल सदी आएगी। आज हमारे देश में विश्वास हो रहा है कि हम सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप एक बात सोचिए, माउंट एवरेस्ट कुछ सदियों तक पहले कोई नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा था? क्योंकि विश्वास ही नहीं था। फिर कुछ लोग चढ़ने लगे, आजकल तो बच्चे चढ़ रहे हैं। तो एक बार आदमी को जब विश्वास हो जाता है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। हमारे देश में, हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में आज वो विश्वास है कि वो दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर, सबसे बड़ी कंपनियां खड़ी कर सकते हैं। और मैं 100% श्योर हूं कि ऐसा होगा 2020 और 2030 के बीच में। तो ये जो एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन आ रहा है इंडिया में, इसमें विश्वास भी चाहिए नौजवानों को, और साथ में मेंटरिंग जिसे कहते हैं, सीख जिसे कहते हैं, वो भी चाहिए, अनुभव का साथ भी चाहिए। तो इसीलिए हम आ रहे हैं शार्क टैंक शो लेकर, हमारे नौजवानों को प्रेरणा देने के लिए, उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उनमें विश्वास जगाने के लिए। तो दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी बनानी है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के बलबूते पर, क्योंकि अभी विश्वास भी है और शार्क टैंक भी।